आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत के ओसामा बिन लादेन कहे जाने वाले गाजी बाबा को ठोक दिया गया, कश्मीर के अंदर घुसकर ठोक दिया गया। वो ऑपरेशन जिसमें बीएसएफ के डीआईजी रहे नरेंद्र नाथ धर दुबे जी को 7 गोलियां लगी, हाथ झूल गया, कटकर मतलब अलग होने वाला था। वो ऑपरेशन कैसे हुआ, भारत का सो कॉल्ड ओसामा कैसे मारा गया, और कश्मीर की क्या स्थिति थी। जो लोग गाली देते हैं कि अरे बुरहान वानी तो टीचर का लड़का था, उन्हें आज देखना चाहिए कि कश्मीर में भारत की एक एक इंच जमीन के लिए किस तरह से उसे सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान को कुर्बान देने के लिए लोग तैयार रहते हैं। हमारे साथ बीएसएफ के डीआईजी रहे नरेंद्र नाथ दुबे जी मौजूद हैं। कीर्ति चक्र से आप सम्मानित रहे हैं। सर बहुत बहुत आपको प्रणाम। थैंक यू और बहुत बहुत सलाम कि आपने जो काम किया है। बहुत सारे आज की युवा पीढ़ी जो है वो गाजी बाबा को नहीं जानती होगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारत का ओसामा एक तरीके से आप उसको कह सकते हैं। जिस तरह से वो जैश का बड़ा कमांडर और कश्मीर का मेन कमांडर आप कहिए, जिसने मसूद अजहर के बाद आप कहिए कि भारत में बहुत आतंक फैलाने में भूमिका निभाई, और गाजी बाबा वही शख्स जो कि संसद हमले का मास्टरमाइंड रहा, जिसने कश्मीरी पंडितों को मारा, श्रीनगर में जो आर्मी हेडक्वार्टर रहा वहां पर कार ब्लास्ट करना, बहुत सारी चीजों में वो शामिल रहा। सर पहले तो ये बताइए कि जब आपने उसको मारा, ठोका, उसकी फीलिंग आज भी अंदर क्या रहती है कि मैंने गाजी बाबा को मारा है? उसकी जब आइडेंटिटी मुझसे बताई गई, जब फर्स्ट हैंड डिस्क्लोज किया गया, उस समय मैं आईसीयू से पोस्ट सर्जिकल रिकवरी रूम में था। तब मुझे पहली बार पता लगा कि 7 गोलियां लगी हैं। शुरू में तो ये लगा कि दाहिने हाथ में ही लगी है और हाथ झूल गया था और वो हमारी कमांड नहीं सुन रहा था। आपका हाथ दिखाएंगे एक बार दर्शकों को? हाँ, कंप्लीट ये आपका हाथ हो गया था। ये और ये ओह गॉड, अब पोस्ट सर्जरी ये छोटा भी हो गया इस हाथ से, और इसको 3 प्लेटें लगा के सिक्योर किया। कहाँ गोली लगी थी आपको? हमारे पेट में लगी, जो पेट के अंदर ही है, अभी यूरिन ब्लैडर के ऊपर ही पड़ी हुई। पेट के अंदर है? हाँ, सियाटिक नाच उसने वो एंट्री के समय उसने लंबर प्लेक्सस को ब्रूज कर दिया, जिससे राइट लेग में पैरास्थीसिया, पैरालिटिक रेडिकुलोपैथी इफेक्ट है, और एक और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि मतलब अब उसकी एमआरआई नहीं हो सकती मेरी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में वो सैंपल बुलेट मूव कर गई थी। तो एम्स ने सर्टिफाई किया कि इनकी एमआरआई कभी नहीं करना। तो वो एक हैंडीकैप है कि मतलब कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आई कैनॉट बी पुट अंडर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस टेस्ट। 2 गोली आपके पेट में लगी, जो कि अभी भी पेट के अंदर है? एक पेट के अंदर, एक पेट के अंदर, एग्जिट हो। और बाकी कहाँ लगी? बाकी दाहिने पैर में लगी एक गोली लगी, लेकिन उससे कोई बोन डैमेज नहीं हुआ मेरा। सुपरफिशियल इंजरी थी। और बाकी हाथ में लगा 2 शॉट और 2 शॉट लेफ्ट चेस्ट में लगा। तो जिसमें डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन इंसिग्निया यूनिफॉर्म का पार्ट होता है, वो 1 by 1 का एक स्टील प्लेट का ओवल शेप का होता है, जिसमें प्रशस्ति पत्र लिखा रहता है। तो वो उसी पर कंप्लीट शॉट उसी पर आया। जो गाजी बाबा का बस्ट था वो उस पर आया, और उसने बुलेट्स को डिफ्लेक्ट करके जो कार्डिक एरिया है उसमें ना जाके और साइड के हमारे आर्मपिट के अंदर से फाड़ के निकल गया। यानी एक तरीके से आपको किसी ने बचा लिया ऊपर वाले ने, नहीं तो सीधा सीने में गोली लगती। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल, क्योंकि उसमें कोई रिएक्शन, कोई स्पेस नहीं था, कोई डिस्टेंस नहीं थी। तो उसमें अगर नींद में भी AK-47 लेके किसी के ऊपर फायर कोई करे तो वो पूरे बॉडी पे ही लगेगा। गाजी बाबा ने जब आप पे गोली चलाई AK-47 से, वो कितना दूर था आपसे? जितना मैं और आप, वो उसकी दूरी करीब 4-5 फीट रही, जितना मैं और आप बैठे हैं। इसमें कोई 1-2 फीट और जोड़ लीजिए, बस इतनी ही डिस्टेंस थी। और AK-47 की 7 गोलियां जी। अरे बाप। और ग्रेनेड का एक स्प्लिंटर लगा था फिंगर में, जो कि आउटर लेयर में था, तो वो बाद में निकल गया, ट्रीट हो गया। पूरा पेट आपका मैंने सुना बर्बाद हो रखा? पेट का मेरा एक्चुअली कोलोन खराब हो गया, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन तो मेरी बच गई। मैं किस्मत वाला था, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन रिप्लेस करने की नौबत आई होती तो शायद आज मैं एक्सटर्नल फूड पे होता। अरे बाप रे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मेरी बच गई, लार्ज इंटेस्टाइन मुझे लूज़ करना पड़ा। एम्स ने उसको ऑपरेट करके निकाल दिया और उसके जगह एक एनल पाउच क्रिएट किया। उस एनल पाउच को क्रिएट करने का प्रोसेस 1 साल का था। तो उससे यही है कि पचा हुआ खाना लिमिटेड टाइम के लिए 2 घंटे के लिए उसमें स्टोर हो जाता है
और वो लिक्विड फॉर्म में ही हमें डिस्पोज करना पड़ता है नेचुरली। मतलब जो आप दैनिक क्रिया के जरिए पचा हुआ खाना निकालते जी, वो प्रोसेस एक पाउच में आ जाता है। वो पाउच में तब आ रहा था जब उन्होंने लार्जर इंटेस्टाइन को काटा, तो उसको काटने के बाद इमीडिएटली एनल पाउच नहीं बना सकते थे, उन्हें 3 महीना सेकेंड स्टेज के लिए वेट करना था। तो 3 महीना जो उन्होंने वेट किया, उस दौरान वो प्रोसेस कैसे हो, तो उसको उन्होंने प्रोसेस को एक्सटर्नल कर दिया, इंटेस्टाइन को टैप करके आउटर बैगेज लटका दिया। उसको मैं क्लीन करता था और मतलब खाना खाया, पचा हुआ खाना उस बैग बाहर बैग में आ रहा और आपने उसको बाहर फेंका। लूज शर्ट पहनता था जिसके अंदर वो थोड़ा सा सैगिंग करके लटकता रहता था, फिर उसको क्लीन कर देते थे। नाइट में उठ के करते रहते थे, कई बार ओवरफ्लो भी हो जाता था। एक आध दफ़ा इंटेस्टाइन का जो टैप्ड पार्ट है बाहर भी होल से आ जाता था, तो उसको अंगूठे से अंदर दबाना पड़ता था। और इन्फेक्शन हो गया तो उन्होंने सेकेंड स्टेज में लेफ़्ट साइड में, एब्डोमेन के लेफ़्ट में उन्होंने दोबारा होल कर दिया, तो वहाँ दूसरा बैग लगा दिया, इस बैग को बंद कर दिया। और लास्ट सर्जरी जो दिसंबर 2007 में हुई, उसमें उन्होंने नेचुरल रूट को रेस्टोर किया और जो एक्सटर्नल बैगेज को हटाया। और उसके बाद भी कहा कि अगर आपको 15-16 बार मोशन जाना पड़े तो ये अच्छा रिजल्ट मानना आप। तो दिन भर में 15-16 बार, 24 घंटा, और पिछले 22 साल से मैं 2-2.5 घंटे कंटिन्यूस कभी नहीं सोया हूँ आज तक, जब से इनकाउंटर के बाद से। मेरी लॉन्गेस्ट स्लीप है 3 आवर्स, कभी 3 आवर्स याद नहीं है कभी सोया हो, क्योंकि अगर इससे बियॉन्ड हो गया तो शायद स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको पैडिंग करनी पड़ती है जस्ट टू प्रोटेक्ट माई क्लोथ्स, बेडशीट, क्योंकि उसका और कोई जरिया नहीं है। सॉरी सर, मैं आपको ये चीज़ें याद दिला रहा हूँ, लेकिन मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आप और हम जो घर में सुरक्षित बैठे रहते हैं, कोई भारत का ओसामा गाजी बाबा मार दिया जाता है, उसकी एक बड़ी कुर्बानी बहुत सारे लोगों को चुकानी पड़ती है। आप सोचिए, कोई आदमी जिसने गाजी बाबा को मारा, वो 2 घंटे, 22 साल से 2 घंटे से ज़्यादा लगातार सो नहीं पाया है। और टेलीविज़न स्टूडियो में बड़े बड़े लोग बैठकर बताते हैं कि बुरहान वानी का बाप जो है वो तो टीचर था, तो वो तो बेचारा कुछ हुआ होगा, तब उसको ये रास्ता अपनाना पड़ा। खैर, इसलिए मैं आपको ये भी बताऊं कि सर पर एक फिल्म भी आ रही है, ग्राउंड ज़ीरो, जो कि इमरान हाशमी जिसमें हीरो हैं। तो सर, हमारे पास ये था विकल्प कि हम फिल्म के हीरो से बात करें या रियल लाइफ के हीरो से बात करें, तो हमने कहा अरे छोड़ो, रियल लाइफ के हीरो से बात करते हैं, फिल्म वाले तो बहुत हैं। लेकिन अब आते हैं सर उस कहानी पर जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी, जिसने भारत को बदल दिया। भारत के संसद पर हमला करने वाला जो व्यक्ति मास्टरमाइंड, उससे हमने बदला लिया, गाजी बाबा। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं होंगे। ये चीज़ क्या था गाजी बाबा, क्यों इसको भारत का ओसामा टाइप कहना चाहिए, क्या था वो दौर? गाजी बाबा 1990 के अर्ली में, जो 90s का दशक था, वो एक बड़ा ट्रांजिटरी फेज़ था कश्मीर के टेररिज्म का, जिसमें उधर अफ़गानिस्तान में भी मूवमेंट हो रहे थे, रशियन फोर्सेज वापस चली गई, और पाकिस्तानी मुजाहिद जो अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ रशियन फोर्सेज के खिलाफ लड़ रहे थे, वो भी बेरोज़गार हो गए। अब रशियन फोर्सेज चली गई, तालिबानी गवर्नमेंट बन गई, नजीबुल्लाह को फांसी पे लटका दिया। तो एक ऐसा फेज़ आया कि ये जितने मस्टर रोल पे ISI स्पॉन्सर्ड मुजाहिद थे, ये इनको सेकंड एम्प्लॉयमेंट मिला JNK में, कश्मीर के अंदर। बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल के थ्रू ये जितने फॉरेन टेररिस्ट फाइटर थे, इनको पाकिस्तान ने डाइवर्ट करने की कोशिश करी इंडियन टेरिटरी में, क्योंकि उस समय कश्मीर की जो लोकल आवाम के अंदर यूथ एजिटेट हो रही थी, उनको एक लीडरशिप चाहिए थी। तो इनके दिमाग में ये था कि मॉड्यूल हम कश्मीरी रखेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, जो इनको इंटीग्रेटेड रखेंगे, वो पाकिस्तानी होंगे, फॉरेन टेररिस्ट फाइटर होंगे। गाजी बाबा भी इसी के लिए प्रिपेयर्ड ही हो रहा था कि मौलाना मसूद अजहर की किस्मत जवाब दे गई और वो भारत में घुसने के 39वें दिन ही अनंतनाग में अरेस्ट हो गया। तो 39 डेज़ की ही उसकी जर्नी रही, क्योंकि उसको हरकतुल मुजाहिदीन की पूरी कमांड कश्मीर में एक्सेलरेट करनी थी, तमाम मॉड्यूल खड़े करने थे। तो फेक पुर्तगीज टेररिस्ट की कब्र से हड्डियां भी मांगी गई थी, वो यही सजाद अफगानी था। तो ये दोनों उतर के एक ऑटो में शिफ्ट हो रहे थे, BSF की एक अलर्ट पेट्रोल पार्टी ने इन्हें पकड़ लिया। उन्होंने जब पकड़ा तो उन्हें इनके प्रोफाइल के बारे में नहीं पता था इतना, क्योंकि फुट सोल्जर, कांस्टेबल्स, उन्हें इतना डोजियर तो था नहीं, और तब मौलाना का कंप्लीट डोजियर हमारे पास भी नहीं होता था। उसको हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद वो नॉर्मल पासपोर्ट एक्ट वायलेशन के चक्कर में कोई छोटे से चार्जेस में शायद हो जाता,
तब तक टॉप लेवल पे बात हुई और कहीं से उसका प्रोफाइल एक्सचेंज हुआ और ये बोला कि नहीं ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है ये। तो ड्यू प्रोसेस के बाद मौलाना मसूद अजहर कोट बलवाल जेल जम्मू चला गया जुडिशियल कस्टडी में। तो जो पाकिस्तान आईएसआई ने ये नहीं सोचा था कि इसकी मुकद्दर सिर्फ 39 साल की थी भारत के अंदर, 39 दिन सॉरी, तो 39 दिन का वो इन्वेस्टमेंट लेके नहीं चले थे, बट वो हुआ। तो उनको लगा कि अब इसकी जो इसका वैक्यूम है वो कौन कवर करेगा। तो गाजी बाबा वॉज द फिटेस्ट पर्सन हैविंग क्वालिफाइंग ऑल द क्यूआर ऑफ रिप्लेसिंग मौलाना मसूद अजहर। और वो पाकिस्तान के आईएसआई के मेजर रैंक के रोल पे था और जिसने कंप्लीट लड़ाई लड़ी थी अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वॉज वेल ट्रेंड। तो इसको कश्मीर में इंडक्ट किया गया। इंडक्ट करने के बाद लोकल टेररिस्ट ग्रुप को ऑर्गेनाइज करना और सबसे बड़ी मुहिम थी मौलाना को इंडियन जेल से छुड़ाना। छुड़ाने की मुहिम 94 से शुरू हो गई थी। 94 वॉज द फर्स्ट ईयर जब मैं कश्मीर में पहली बार गया, साउथ कश्मीर, अनंतनाग, पुलवामा। 94 में मूव किया, 97 तक मैं रहा, 3 साल रूरल टेररिज्म में। तो WBR की रीमॉडिफाइड BSF बटालियन थी, 1970 वार लड़ी हुई, उसको बैरकपुर कोलकाता में वो रेज हुई थी, मैं उसी में पोस्टेड था। पंजाब टेररिज्म से मैं लौटा ही था, तो बटालियन लेकर डिप्लॉयड रहा और 3 साल साउथ कश्मीर की पूरी नब्ज़ हमने देखी। वो पूरी अलग दास्तान है कि कामयाबियों का सिलसिला, लेकिन ये सब चीज़ हमारे प्रेजेंस में हुआ जब हम खुद वैली में थे। 95 में इन्होंने सेकंड बड़ा सेंसेशनल इसने किडनैपिंग किया था 6 फॉरेन टूरिस्ट का, आड़ू पहलगांव, एक गाजी बाबा ने। आड़ू एक बड़ी काफ़ी सॉट आफ्टर टूरिस्ट प्लेस है जिसमें नॉर्वेजियन था, ब्रिटेन था और एक को गर्दन भी काट दी थी इन्होंने। बाद में उनकी बॉडी नहीं मिली, बस उसके पीछे एक ही डिमांड थी कि अंडर हैंड या पर्दे के पीछे से कहीं मौलाना को इंडियन जेल से छुड़ा लिया जाए, लेकिन उनका ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। इट वाज रिजेक्टेड बाय एट टॉप लेवल कि नथिंग डूइंग, दिस नॉनसेंस। उस नेगोशिएशन के लिए पाकिस्तान असेंबली में आपने ख्याल से देखा होगा, एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी इसका चीफ है जो चुंदरी कलर का पगड़ी बांधता है, मेहंदी दाढ़ी है, कोई उलेमा हिंद करके, जिसमें ह्यूमन बीइंग निकल जाए। मतलब ये बड़ी काफ़ी पॉइंट ये था कि पूरे जेल में पाकिस्तानी थे। जितने टेररिस्ट पकड़े जाते थे किसी का क्रिमिनल हिस्ट्री तो था नहीं, हॉट इनकाउंटर में अगर मारे गए तो अलग बात है, प्रोफाइल इनकी नहीं थी, उनके ऊपर इनेक्टमेंट ऑफ लॉ क्या करेंगे आप, एविडेंस होता नहीं था, कोई विटनेस गवाही देने के लिए तैयार नहीं, तो आपको एक प्रोसेस तो फॉलो करना है। तो जम्मू जेल के अंदर इनका बहुत ही स्ट्रांग कंड्यूट था। तो भागने की कोशिश में सज्जाद अफगानी मारा गया क्योंकि CRP के सेंट्री ने उसको देख लिया, और वो जब मारा गया तो मौलाना मसूद अजहर जो उसको पीछे पीछे फॉलो कर रहा था वो सुरंग में फंस गया। तो बाद में उसको सुरंग से खींच के निकाला गया और CRP के सेंट्री ने बोला, मौलाना साहब सुरंग से भाग के पाकिस्तान जाना है तो या तो सुरंग चौड़ी खोद लो या अपना वजन कम कर लो, ये उसको बोला था उसने। लेकिन एनीवे अब बात आगे बढ़ती है तो 1999 का फेज़ आपको पता है, करगिल एंड हाईजैकिंग IC 814 के हाईजैकिंग के बाद तो मौलाना मसूद अजहर हीरो बन गया पाकिस्तान में, क्योंकि रिहाई के बाद वो पाकिस्तान गया और 31 दिसंबर 99 को वो टारमैक ऑफ कंधार पर रिलीज़ हुआ था। 1 जनवरी को क्वेटा के रास्ते से पाकिस्तान घुसा, बहावलपुर गया और 21 जनवरी 2000 को उसने जैश ए मोहम्मद की स्थापना की। तो जैश ए मोहम्मद का उम्र 25 साल प्लस है आज की तारीख में, और उसका संस्थापक मौलाना मसूद अजहर। मौलाना मसूद अजहर इंडियन जेल से बड़ा, उसके हिसाब से बड़ा सेरेमोनियल तरीके से रिलीज़ हुआ, तो उसका बड़ा इस्तकबाल हुआ बहावलपुर में। कई लाख पब्लिक के सामने उसने डिक्लेरेशन किया कि जैश ए मोहम्मद, आर्मी ऑफ अल्लाह, जिसकी स्थापना देवबंदी अकीदे पे हुई है। और इधर इंडिया के अंदर गाजी बाबा उसका चीफ ऑपरेशन कमांडर ऑलरेडी सेटल्ड हो चुका था। अब जैश ए मोहम्मद के बैनर के अंदर इनको इंडियन सॉइल पे काम करना था। नाम इन्होंने सिर्फ इंटरनेशनल बैन को अवॉइड करने के लिए चेंज किया था, बोतल का बस चेंज किया था, बाकी सारे लेवल बदला था, शराब बाकी सेम था। तो 2000 में स्थापना के बाद इन्होंने 2 बड़े कांड किए। पहला 15 कोर हेडक्वार्टर बदामी बाग कैंट बटवारा श्रीनगर के सामने मार्केट एरिया में जो अप्रैल 2000 को कार ब्लास्ट हुआ,
ब्रिटिश बार्न बिलाल कश्मीरी को इन्होंने चूज़ किया था। उन्हें पहला कार ब्लास्ट किया था जिसमें पूरे मार्केट वगैरह जल गए थे, हालांकि उसमें आर्मी कंपोनेंट का कोई नुकसान नहीं हुआ था। 2000 में मैं दोबारा कश्मीर पहुंच गया। अच्छा। क्योंकि मैं 94 टू 97 था। 97 के बाद हमको 3 साल का एक कूलिंग पीरियड चीफ इंस्ट्रक्टर का मिला इंदौर, मैं वहाँ गया। हालांकि उससे पहले मुझे ऑफ़र मिला कि आप इंटेलिजेंस ब्रांच अगर आप आ सको तो नॉर्थ कश्मीर आपको देते हैं। तो हमने बोला सर अब आफ्टर 3 years आई ऑल्सो डिजर्व सम ब्रेक। तो फिर मैं इंदौर चला गया। 2000 का जो फेज चला, फिर वापस मैं श्रीनगर 3 साल की पोस्टिंग के बाद। इस बार मुझे श्रीनगर सिटी मिला, रूरल कश्मीर नहीं, श्रीनगर सिटी। तो ये ब्लास्ट पहला जब वो करता है तो इस ब्लास्ट को रिपीट करता है फिर जाके दिसंबर में। यानी 2000 का ऐसा साल है जिसमें 2 बार ब्लास्ट होता है। दोनों ब्लास्ट जैश ए मोहम्मद ने किया और दूसरे ब्लास्ट में कैजुअलिटी भी काफ़ी हुई। और सन 2000 का पीरियड जो था वो प्रॉपर फिदाइन अटैक का पीरियड आ गया। और ऐसा फेज आया 1999 में पहला सुसाइड अटैक हुआ था बांडीपुर बीएसएफ कैंप पे, जिसमें डीआईजी चक्रवर्ती शहीद हुए थे और एक डिप्टी कमांडेंट मोहिंदर लाल उसमें शहीद हुआ था। उसके बाद का जो 2 फिदाइन अटैक है वो बादामी बाग कैंट का सन 2000 का है। और उस वक्त आप वहाँ पोस्टेड थे। तो वहाँ ये लगता था कि दिन में रात में कभी भी मतलब अटैक कहीं से हो सकता है। एनी ह्यूमन बीइंग कैन बिकम अ बमर। वो आप पे सीधा अटैक कर सकता है, गोली चला सकता है, कैंपस में घुस सकता है। ये फेज आ चुका था सन 2000 में। तो आप लोगों ने घर पे बता के रखा था कि मैं लौटूं ना लौटूं इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1 साल तो इस वाले सिलसिले में मैंने इंदौर ही परिवार रखा। सन 2000 में मैंने शिफ्ट ही नहीं किया। मैंने सोचा पहले 1 साल मैं देख लूँ, अगर सिचुएशन अलाउ करेगी तो 2001 में लाऊंगा बच्चों को। तब तक मैंने वहीं छोड़ दिया था। और जो पहला फेज था साउथ कश्मीर का, उसमें भी मैं परिवार नहीं लाया, मैं अकेले था। खाली कभी गर्मी की छुट्टी में 5-7 दिन के लोग आ गए, नहीं तो हम लोग परिवार लाते ही नहीं थे क्योंकि कैंपस ही सेफ नहीं था। तो 2000 में पहली बार डिक्लेयर किया था भारत सरकार ने सीज फायर 1 महीने के लिए। ईद का जो पीरियड है, विंटर्स में ईद आती है, वो कंप्लीट 1 मंथ एज ए गुड जेस्चर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया था कि ठीक है, ईद के दौरान यू आर ऑफरिंग प्रेयर्स, किसी के लाइफ को, किसी के रूटीन को डिस्टर्ब ना हो, नहीं तो घेराबंदी तलाशी लोग इसको पसंद तो करते नहीं थे। तो हम नहीं करेंगे कोई एक्शन, रिएक्टिव एक्शन करेंगे, प्रोएक्टिव नहीं करेंगे। इस 30 दिन का हम लोगों ने तो खूब पालन किया, लेकिन जैश ए मोहम्मद ने इसको खूब वायलेट किया। इसी 30 दिन के अंदर सुसाइड अटैक हुआ हमारे कैंपस में। ममता होटल, डल गेट, 63 बटालियन बीएसएफ, मिस्टर एच सत्रत कमांडेंट थे, मैं था। 2 आदमी हम लोग बीपी जिप्सी में घुसे और लेके बाहर निकले। लड़कों का रिएक्शन इतना शानदार था कि हमने कोई बाउंड्री वाल नहीं था हमारे कैंपस में, सिर्फ तार कांटा था जिसमें कोई घुस सकता था। लेकिन उन्होंने 15 फीट का ग्रेवल रोड क्रॉस नहीं करने दिया टेररिस्ट को, और दोनों को मारा हमने। एक संतरी शहीद हुआ उसमें हमारा, क्योंकि उसमें फर्स्ट गोली जिसको लगेगी वो शहीद होगा ही होगा, उसका कोई बचाव नहीं है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं कैसा, कुछ पता ही नहीं है। सेकंड गोली नहीं लगना चाहिए। तो हम लोग बीएसएफ बटालियन के तौर पर पहली हमारी बटालियन थी जिसने सुसाइड अटैक झेला। और उसका कारण ये था कि वी वर द लीडिंग बटालियन अचीवमेंट के मामले में। तो टेररिस्ट की नज़रों में अब हम लोग थे कि भाई ये बटालियन को सबक सिखाना है, नज़र में चढ़े हुए थे बिल्कुल। और उसके बाद नौहट्टा में जो मेरा रिहायश था उसको इन्होंने आईडी से उड़ा दिया। 80 kg का इन्होंने गैस सिलेंडर पे आईडी लगाया और उस रिहायश के नीचे एक शॉप थी बार्बर की, उसमें प्लांट किया। उस दौरान मैं हेडक्वार्टर आया हुआ था, इसलिए मैं बच गया। पूरा पार्ट उड़ गया, कपड़े उपड़े जल गए, यूनिफॉर्म जल गई, जो कमरा था उसका आधा पार्ट उड़ के लटक गया, लेकिन हमारी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, सब बच गए। जलती हुई बिल्डिंग से हम लोगों ने रात के 11 बजे तक कंप्लीट आर्मरी खिड़कियों से रस्सियों से बांध के निकाला। बड़ी बड़ी रस्सियों में कंटेनर, पीपे के, ग्रेनेड के, वेपन सारे आउट किए और वी इंश्योर्ड कि हमारा कोई लॉजिस्टिक्स का भी नुकसान ना हो। और ये कार्रवाई हम कर रहे हैं, उस दौरान भी ग्रेनेड अटैक हुआ। यानी हम साल्वेज ऑपरेशन कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन खुद का कर रहे हैं, स्टिल वी आर अटैक्ड। तो ये 2000 का फेज खत्म हुआ तो 2001 आया। 2001 में गाजी बाबा तो की हिम्मत थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो 2001 में इसने विंटर्स में जी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया था कैमरा पे। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला रोड पे एक मागम जगह है, वहाँ पर रिपोर्टर नसीर को बुलाया और सलीम पंडित वॉज दी कैमरामैन। एक गांव में पहले नकाब हटा के उसने इनफॉर्मल कन्वर्सेशन किया था, उसके बाद उसने कैमरा पे इंटरव्यू दिया था। वो इंटरव्यू लाइव आया था, लाइव मतलब कि रिकॉर्डेड आया था, बट इट वाज इन मीडिया।
उस इंटरव्यू में उसने ये बात बोली थी कि जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस है, यानी जो सियासी है वो बात अपने जगह है, वो चलती रहे, लेकिन अस्करी जो मैं चला रहा हूँ कश्मीर में वो मैं चलाता रहूँगा। और उसमें उसने माननीय गृह मंत्री जी अडवाणी जी का भी नाम लिया था और इंडिया के लिए काफ़ी बुरा भला बोला था। तो उस इंटरव्यू के बाद, वो इंटरव्यू देने का तो पर्पज़ यही था कि ये पूरा इंटरव्यू पब्लिक में जाए, लोग मतलब हमको देख के डरें, हमको एक कल्ट माना, एक आइकॉनिक फिगर माना है कि पता नहीं आर्मी ऑफ अल्लाह से कौन आ गया है और वो तो कश्मीर में उसने तूफान मचा दिया। इस इंटरव्यू के बाद उसने पहला अटैक किया 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर असेंबली पर। जम्मू को कश्मीर असेंबली का लेकिन सेशन खत्म हो चुका था, सब लोग अंदर से जा चुके थे, ये इत्तला इनको नहीं था। तो मैं एक सीक्रेट पेपर्स लेकर के हेडक्वार्टर से जा रहा था डल गेट, और जम्मू कश्मीर असेंबली के मेन गेट के सामने से मेरा रोड था। तो मैं क्रॉस कर रहा था तो एसएसपी मिस्टर श्रीनिवासन डिवाइडर पे खड़े थे। थोड़ा सा हमने वी एक्सचेंज द प्लेजेंट्री, हालचाल पूछा, बातचीत करी, चिट चैट, और फिर मैं निकल गया। उसके 20 मिनट बाद ब्लास्ट हुआ। टाटा सुमो मिल के कंटेनर में भरे हुए आईडी इन्होंने ब्लास्ट किया जेएनके असेंबली के मेन गेट पे। उसका टायर और एक्सल हवा में उड़ के हरी सिंह हाई स्ट्रीट पे चला गया। सोचिए अब कितना बड़ा ब्लास्ट था। कितने दूर है दोनों? हरी सिंह हाई स्ट्रीट 400 मीटर, 400 मीटर दूर उड़ के पूरा टायर और एक्सल टाटा सुमो का वहां मिला बाद में हमको। और ये अंदर घुसे ब्लास्ट करने। इन्होंने क्या किया कि सुमो में गए, सुमो से आउट हुए और अंदर रश करके भागे। जब डिस्टेंस आ गई तो इन्होंने रिमोट से ब्लास्ट कर दिया और अंदर इन्होंने दाखिल हुए। बीएसएफ ऑपरेशन की, रूम टू रूम बीएसएफ ने क्लियरिंग किया। रात को झेलम की तरफ से हम लोगों ने होंडा जनरेटर चला के वो बल्ब लटकाया कि थोड़ी रोशनी मिले। सब कुछ इम्प्रोवाइज था, बिजली होती थी नहीं होती थी, और पूरा रात ऑपरेशन चला। एंड बीएसएफ वाज सक्सेसफुल टू किल ऑल 6 टेररिस्ट। बट हमको कॉन्सिक्वेंस में 3 जान हमको भी गंवानी पड़ी। मतलब कोई ऑपरेशन में घुसने पर हमको पता होता था कि इसमें कुछ तो शहीद होंगे, कौन होंगे किस्मत है। और उसने सबसे बड़ा ड्रेडेड अटैक किया 13 दिसंबर 2001 को, यानी 72 दिन बाद, देश की जेएनके असेंबली के 72 दिन बाद उसने अटैक का लेवल और ऊंचा किया, जिसकी उसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। और पार्लियामेंट जब सेशन में था 13 दिसंबर 2001 को दिन दहाड़े 11 बजे उसने पार्लियामेंट पर अटैक किया, जिसकी स्टोरी आपको पता है। ठीक। इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ट्रायल के दौरान गाजी बाबा का पूरा फहरिस्त सामने आया कोर्ट के सामने। थोरैया सैटेलाइट सेट से किस तरह से वो गाइड कर रहा था, फ़ोन नंबर पूरे कंप्लीट, जो कैश पैसा आया था यहाँ लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने के लिए दिल्ली में, कौन कौन कंड्यूट थे, एम्बेसडर कार सेकंड हैंड इन्होंने कहाँ से ख़रीदी, उसका फर्जी नंबर प्लेट कैसे बनाया, उसमें एमएचए का एंट्री पास उन्होंने जूम फर्जी कैसे चिपकाया, उसके बूट को मॉडिफाई करके तिलक नगर मार्केट के अंदर उन्होंने उसमें एक्सप्लोसिव कैसे भरा, ये सारा प्रोग्राम उसने गाजी बाबा ने डिज़ाइन किया था। पार्लियामेंट अटैक हुआ, फेल हुआ, उसकी स्टोरी आपको पता ही है। लेकिन ट्रायल के दौरान पोटा कोर्ट के अंदर एक ही ट्रायल हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट जो इंडिया में एनेक्टमेंट हुआ अगेंस्ट दी टेररिज्म, उस रिजीम का वो एक्ट पहला एक्ट था और उसका एक ही एफआईआर है, पार्लियामेंट अटैक केस, कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन। उसकी दूसरी एफआईआर नहीं लिखी गई है क्योंकि उसके बाद वो पोटा रिपील करना पड़ा कि साहब बड़ा ड्रैकोनियन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। The Pota has to face many criticism, that's why it was finally repealed. उस केस में इसको वांटेड डिक्लेयर किया गया ट्रायल कोर्ट की तरफ से गाजी बाबा को। ही इज द मेन कॉन्स्पिरेटर। इवन आप अगर आपको रेड कॉर्नर नोटिस इशू करनी है, विदेश से लाना है कहीं है, तो इसको कोर्ट के सामने ट्रायल फेस करने के लिए लाया जाए। तारिक भाई एंड गाजी बाबा, 2 पाकिस्तानी। जब संसद पे हमला हुआ तब आप कश्मीर में ही पोस्टेड? तब मैं कश्मीर में था। फिर आपका गाजी बाबा से सामना कैसे हुआ, वो कहानी क्या है? जब इसने अटैक किया तो अटैक दिल्ली में हुआ, लेकिन खुद कश्मीर में था, सारा प्लानिंग करके खुद कश्मीर में था। वहाँ से टीवी पे ये मज़े ले रहा था, लुत्फ ले रहा था, क्योंकि टेरर अटैक के बाद उसको अपनी भाषा में लुत्फ बोलते हैं। ये पुलवामा अटैक के बाद भी यही शब्द अब यूज़ कर रहे थे। अच्छा, कि अभी जो अटैक हुआ है इस मातम का लुत्फ लो, थोड़ा रुक के लुत्फ लो, अभी दूसरा अटैक थोड़ा रुक के करेंगे। यू एंजॉय द मिजरी, यू एंजॉय दिस द डेथ्स, you enjoy the condolence which security forces are celebrating. That is their ethos. ये इनका स्पिरिट है। जब वांटेड डिक्लेयर हुआ तो इसकी कश्मीर में तलाश शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी गई, आर्मी, आईबी,
बीएसएफ सारे लोग इसको तलाश रहे थे, जेके पुलिस भी। 2002 तो कंप्लीट तलाश में ही निकल गया, क्योंकि 17 महीने बाद मारा गया इस अटैक के बाद। तो 2002 वाज द पीक ईयर फॉर कॉप किलिंग। यानी श्रीनगर सिटी के अंदर इतनी शहादत हुई जवानों की, चाहे वो सिपाही आर्मी के हों, चाहे सीआरपी के हों, चाहे बीएसएफ के हों, चाहे जेके पुलिस के हों, सबकी कैजुअलिटी बराबर। वर्दी दिखनी चाहिए। और इतना भीड़ भरा एरिया है लाल चौक का, कुक्कड़ बाजार, मैसुमा, लाल चौक, हब्बा कादल, खानियार एरिया, नईद कादल, कंप्लीट आपका नालामार रोड, जैना कादल, अली कादल, एक कंप्लीट घना एरिया है जिसमें पतली पतली गलियां हैं। बीएसएफ ने 1990-91 में फुट बाय फुट सारे बंकर इस्टेब्लिश किए थे, सैंडबैग की बोरियां भर भर के, एक के बाद एक मोर्चा बना के, कि इस पूरे डाउनटाउन में पहले हम अपना फुट होल्ड बनाएं, पहले फिजिकली वहाँ पर को स्थापित करें। तो उस प्रोसेस में सारी गलियों को कवर करते थे और पक्का 1-2 शूटिंग हो जाती साइलेंसर पिस्टल से, एंड द एंटायर शूटिंग मॉड्यूल वाज बीइंग गाइडेड बाय जैश ए मोहम्मद गाजी बाबा। लेकिन खुद ये गंदरबल के जंगलों में कहीं इसका हाइड आउट था। गंदरबल आपका जो नॉर्थ कश्मीर की तरफ, बाल्टाल की तरफ रास्ता जाता है, तराल के एरिया में, कंगन का एरिया, हाई रीचेस पे इसका हाइड आउट था, क्योंकि डिफ़िकल्ट एरिया में सर्वाइव करने की इसकी कैपेसिटी थी। शहर की तरफ है जानबूझ के नहीं आता था। और सैटेलाइट फ़ोन इसके पास बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का जरिया था। वो फ़ोन हमारे पास नहीं था, सैटेलाइट फ़ोन। उस ज़माने में आप लोग के पास सैटेलाइट फ़ोन नहीं था? सैटेलाइट फ़ोन टॉप एजेंसीज के पास होता था। तो हमारे पास कम्युनिकेशन का जरिया है तो लैंडलाइन था या वायरलेस सेट था, मोबाइल आया नहीं था। सोचिए कि ये अपने डिज़ाइन में ये कितना एडवांस था। तो 2002 में भी इसकी तलाश चलती रही। कोई मुकम्मल खबर नहीं लगती थी, इसकी कोई तस्वीर नहीं थी, इसका कोई इतना करेक्ट फुट सोल्जर नहीं मिलता था। एक बार जुलाई 2002 में एक सोर्स इमर्ज हुआ था। वो बेसिकली जेके पुलिस के एसपी साहब का सोर्स था, मिस्टर सुनील कुमार का। वो मस्ट बी एडिशनल डीजी करेंटली। तो वो आए, उन्होंने बोला कि एक बड़ा पक्की खबर है और गाजी बाबा का आज ऑपरेशन करना है। और आप लोगों को, आपकी बटालियन को उसके लिए पिकअप किया गया है। तो मेन चैलेंज ये था कि हमारे पास तब तक ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर आ चुके थे, कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर आ चुका था, और बीएसएफ वर मेड एट पार आर्मी इन इन्फेंट्री वेपन्स। इन्फेंट्री वेपन बिल्कुल हमारा उनका एट पार हो गया था, क्योंकि होल्ड अप सिचुएशन डील करने के लिए आपको ये 2 हथियार बहुत ज़रूरी होते थे। इनडायरेक्ट फायर के लिए, डायरेक्ट फायर के लिए तो वेपन्स थे, इनडायरेक्ट के लिए कुछ भी नहीं था। सारी तैयारी हुई, मैं बड़ा खुश हुआ, मुझको भी उस ऑपरेशन का पार्ट बनाया गया। बट लास्ट मोमेंट द इन्फॉर्मर ही विड्रू हिज फीट, साइटिंग सम रीजन्स की प्रॉब्ली। उन्होंने पूरा एग्जैक्टली मुझसे रीजन्स तो एक्सप्लेन नहीं किए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, कॉल ऑफ करते हैं, कुछ वजह आ गई तो बाद में करेंगे। हो सकता मतलब गाजी बाबा मिल गया है, उसको मारना है, ऑपरेशन प्लान हो गया और लास्ट मिनट पे खबरी बैकआउट कर गया। मुझे लगता है कि या तो लीक हो गया इन्फॉर्मेशन, या जिस आदमी ने प्रॉमिस किया था वो डर गया। 2 में कोई एक बात हुई होगी। अब आया 2000, वो ऑपरेशन कैंसिल हो गया। तब तक तो 2003 का फेज आ गया। 2003 में भी कैजुअलिटीज हो रही थी। गाजी बाबा के फुटप्रिंट तब सिटी में मिलने लग गए थे कि ये डाउनटाउन में शिफ्ट हो चुका है। लेकिन जंगलों से वो शहर में आ गया। बिल्कुल, क्योंकि वो अब जैसे कहते हैं ना कि उसकी अडासिटी बढ़ने लगी कि नाउ अभी श्रीनगर सिटी में मुझे बैठने का टाइम आ गया है। मैं मतलब अपनी सिचुएशन इतना एडवांस कर चुका हूँ। सिटी में उसका शिफ्ट होना, आई थिंक उसका पहला एक निगेटिव एस्पेक्ट है उसके एंगल से, बट वो शिफ्ट हुआ। और शिफ्ट होने में सबसे बड़ा लिंक हो गया प्राइम मिनिस्टर महोदय का विजिट। अगस्त महीने में तत्कालीन प्रधानमंत्री महोदय ने निर्णय लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कि हम कश्मीर आएंगे। तुरंत खबर हम लोगों से शेयर हुई कि डेट मुकर्रर हो गई है। तो कुछ मुझे लगता है टॉप लीडरशिप पे ये एडवाइस हुआ कि नहीं, एयरपोर्ट से और शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर डल गेट तक अगर हेप्टर से आए तो ज़्यादा सेफ रहेगा। बट इट वाज ओवर रूल्ड। नहीं, प्रधानमंत्री बाय रोड जाएंगे, डाउनटाउन होके जाएंगे। और डाउनटाउन होके जाना कि मतलब मधुमक्खी के छत्ते से क्रॉस होके जाना, दैट वाज द ओनली चैलेंज। और वो भी देश का प्रधानमंत्री, उसको झेलम ब्रिज क्रॉस करना ही करना है। बिना झेलम ब्रिज क्रॉस किए आप वेन्यू पे पहुंच नहीं सकते, और कोई जरिया नहीं था। और झेलम ब्रिज सबसे बड़ा खतरा। झेलम ब्रिज से कनेक्टेड दोनों साइड बहुत खतरनाक था, दोनों एंड। हमारा प्लस पॉइंट था कि झेलम पे कुल 8 ब्रिज थे, 8 या 9 ब्रिज, 8 या 9 ब्रिज बीएसएफ के पास थे, और दोनों एंड पर बीएसएफ होती थी।
आप एंटर करेंगे, बाहर आएंगे, अंदर जाएंगे, आपको बीएसएफ बंकर क्रॉस करना ही करना है और कोई जरिया नहीं था, बाकी पानी का रास्ता आप अख्तियार करिए। तो बीएसएफ की होल्ड बहुत ज़बरदस्त थी ग्राउंड पे। तो बीएसएफ ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि नहीं ठीक है, इंसिडेंट फ्री होगा, एक भी गोली नहीं चलेगी इस विजिट में, सेफ पैसेज। जेएनके पुलिस, हम लोग इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत आपस में कोऑर्डिनेट करके हमने उस विजिट को 27 अगस्त को प्लान किया। लेकिन उससे पहले 2-3 रात पिस्टल शूटिंग में हमारे 2-3 लड़के शहीद हो गए, क्योंकि हमने जो ग्राउंड होल्ड किया 4 रात से हमने पूरा चप्पा चप्पा फिजिकली कवर किया, जिसमें गली भी थी, फर्स्ट फ्लोर भी था, एयरपोर्ट से लेके वेन्यू तक कोई घर हमने छोड़ा नहीं था। वहाँ से हम छोड़ नहीं सकते थे, अगर छोड़ेंगे कोई आईडी लगा देगा आके, कोई ग्रेनेड लॉबिंग करेगा। तो उसका फ़ायदा टेररिस्ट ने उठाया और उन्होंने उस प्रोसेस में भी हमारी कैजुअलिटी की। मतलब आप लोगों को ये समझना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री, आप कहिए कि मधुमक्खी के छत्ते में से होकर कह रहे हैं कि मैं जाने वाला हूं, डाउनटाउन से, और वो आने वाले हैं, और उसके 2-3 दिन पहले रात तक वहां पर आप लोग जो है वो चीजें ठीक कर रहे हैं, और उस दौरान कैजुअलिटी भी हो रही है, कैजुअलिटी हो रही है, क्योंकि जिस तरह की ड्यूटी हमारे सामने थी वो ड्यूटी तो अनकम्प्रोमाइजिंग थी। ये तो कॉन्सिक्वेंस में शहादत हो रही थी, जो पार्ट ऑफ ड्यूटी थी, लाइन ऑफ ड्यूटी था। डेली सवेरे 1-2 शहीदों को श्रद्धांजलि देने हम एयरपोर्ट जाते थे, फिर आके अपने काम में लग जाते थे। 27 को प्रधानमंत्री महोदय आए और कंप्लीटली सेफली वो एयरपोर्ट से और वेन्यू तक पहुंच गए, पूरा डाउनटाउन क्रॉस करके, कोई घटना नहीं हुई। लेकिन जहां वो पहुंचे वेन्यू पे, पहुंचते ही 2 घटनाएं हुई। पहला, बटमालू बस अड्डे के अंदर डिजर्टेड बस के अंदर एक टेररिस्ट छुपा हुआ था रात से। वो अचानक निकला और पेट्रोल पार्टी पर फायर किया और 2 लोगों को मारा। मार के वेपन छोड़ के खाली हाथ भाग गया। वो खाली हाथ इसलिए भागा कि उस पर कोई संदेह नहीं करेगा, हाथ खाली रहेगा तो कोई भी देखेगा तो कह सकता है गायब हो गया वो। और लाल चौक के ग्रीनवे होटल पर सुसाइड अटैक हुआ, और ये दोनों अटैक जब हुआ जब देश के प्रधानमंत्री श्रीनगर के अंदर थे। तो उनका एज पर शेड्यूल अपना कार्यक्रम चल रहा था, और अटैक के बाद पूरी रात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बटालियन ने लाल चौक के ग्रीनवे होटल का क्लियरिंग ऑपरेशन किया अंदर घुस के बिल्डिंग में, जिसमें हमारी 2 शहादत हुई और 6 हमने मारे, जिसमें एक बिलाल या जावेद नाम का एक जर्नलिस्ट की भी डेथ हो गई थी, क्योंकि उस बिल्डिंग में उनका ऑफिस था। टेररिस्ट घुसे तो वो कैजुअलिटी में ट्रैप में आ गए। तो ऐसी सिचुएशन में तो ये था कि मतलब क्या कैजुअलिटी होगी वो बाद की बात है, पहले इसको हमें ये सिचुएशन क्लियर करना है। और 28 तारीख को प्रधानमंत्री महोदय को वापस आना था। तो वापसी के दिन भी जैश ने एक सुसाइडर को रेडी कर रखा था अटैक के लिए। एग्जैक्टली उनके कारवां पे तो अटैक नहीं हो सकता था, लेकिन वो सेंसेशनल न्यूज़ बनाने के लिए कहीं भी अटैक करता, श्रीनगर सिटी में अपनी एग्जिस्टेंस शो करने के लिए। वो ये काम करने के लिए निकला ही था कि नवा कदल की गली में हमारी पेट्रोल पार्टी ने उसको जिंदा दबोच लिया। पीएम का जहाज का निकलना, हमारे पिछली रात हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दे के उनके पार्थिव शरीर को हम लोगों ने उनके नेटिव प्लेस पर डिस्पैच किया। एक रात पहले हमारे डीआईजी देशराज साहब को शोल्डर में गोली लग गई थी, उनको अस्पताल में देख के हुए आना, और इधर जिंदा पाकिस्तानी का पकड़ा जाना 28 को, सब एक ही दिन हुआ। तो जो ही मैं अपने हेडक्वार्टर में घुसा, एक हिमांशु गौड़ हमारा यंग ऑफिसर है, शाह मंजिल ईदगाह जो बड़ा सेंसिटिव एरिया होता था, वहाँ से उसका कॉल आया कि सर कांग्रेचुलेशंस, तुरंत आ जाओ। तो मैं भागा, सस्पेक्टिंग कि वहाँ फायरिंग हो रही होगी। मैं गया तो जिंदा पाकिस्तानी अंसार भाई, फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान, जिसका मतलब परिचय निकल के आया, वो मिला। उसका इंट्रोगेशन हमने शुरू किया। क्या उम्र रही होगी उसकी? 22 साल मुश्किल से, लड़का टाइप, बिल्कुल 21-22 साल, कोई दुनिया नहीं देखी। उसके दिमाग में जिहाद, और अगला की साहब मार दो। तो दबोचते समय नहीं पता लगा पाकिस्तानी है। उसने शर्ट को बाहर निकाल रखा था, अनटक्ड शर्ट थी। शर्ट जब उठाया तो पूरा कंप्लीट बेल्ट लगा हुआ पेट में, बॉम्ब कंप्लीट, 4 प्राइम ग्रेनेड अंदर, मैगजीन्स। लेफ्ट ट्राउजर उठाया तो नी कैप के टाइट के अंदर पिस्टल लगी हुई, क्योंकि दौड़ने से पिस्टल गिरनी नहीं चाहिए। दाहिना पैर का जब उठाया ट्राउजर तो वायरलेस सेट, और साइकिल के करियर में एक थैले के अंदर रशिको सीरीज की राइफल रखी हुई, पूरा कंप्लीट इक्विपमेंट के साथ। लाइव पकड़ा उसको। लाइव पकड़ने के बाद तो न्यूज़ बन गई, क्योंकि पीएम साहब उसी दिन श्रीनगर छोड़े थे। कंप्लीट पुलिस अमला भी आ गया, उनको हमने फ़ोन किया, सारे पुलिस के अधिकारी भी आए, हमारे डीआईजी आए, और उसके बाद इस पाकिस्तानी का हमने इंट्रोगेशन शुरू किया।
इंट्रोगेशन करते करते रात के 7-8 बज गए थे। सारे अधिकारी चले गए, बोले अब इससे लीड निकालो, अगला काम करो। तो उसको 2 घंटा और मैंने उस पर इन्वेस्ट किया, जबकि अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था। पहले तो उसकी आइडेंटिटी ब्रेक किया हमने, और आइडेंटिटी बिल्कुल रूडिमेंट्री तरीके से ब्रेक किया, बिल्कुल देशी हिसाब। अच्छा, हमको डिकोड करना था बेसिकली है क्या ये। तो एक बार उसके मुंह से ऐसे ही स्लिप ऑफ टंग में 08 निकल गया। 08, मैं 08 हूँ। हम लोग क्या कहते थे, वायरलेस सेट पे जो कन्वर्सेशन सुनते थे उसको एक पटवारी के रजिस्टर की तरह से ऐसे ही जितने नॉनसेंस, सेंसिबल, एवरीथिंग वी यूज्ड टू राइट, सब लिखते जाते थे, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं था, कोई हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था। तो रोज कन्वर्सेशन लिखते थे, तो उसमें कुछ कोड आते थे तो ये आवाज़ नहीं बदल सकते थे। कोड तो बदल लेते थे, आवाज़ नहीं बदल पाते थे। तो हम लोग डिकोड करते थे कि जून में 08 अगर है तो जुलाई में है तो 08 ही, कोड बदल के 38 हो गया है, लेकिन आवाज़ इसकी सेम है। तो एक पैटर्न हमने बनाया, और 5-6 दिन पहले बसमालू बस अड्डे में इन्होंने 3 आर्मी वालों को परचेजिंग करते समय गोली मार दी थी। गोली मार के भाग रहे थे ये, तो उस एरिया के शमशान घाट के पीछे से जा रहे थे। तो वायरलेस सेट पे गाजी बाबा को कंप्लायंस दे रहे थे कि 08 for 39 मुर्गा टपका दिया, ओवर। ये हमने रिकॉर्ड कर रखा था। तो हमने कहा अगर तुम 08 हो तो तुम तो गाजी बाबा के डिप्टी चीफ हो। उसने बोला नहीं जनाब। हमने टाइम बताया कि ये तारीख, ये टाइम, बटमालू बस अड्डा, ये 3 आर्मी वालों की जो कैजुअल्टी हुई है इसमें तुमने ये कन्वर्सेशन पास किया है। तो वो ब्रेक हो गया। वो कहाँ, ठीक है साहब, ये हमने किया है। जब तुमने किया तो गाजी बाबा कहाँ है? कहा गाजी बाबा साहब कहाँ रहता है हमें पता नहीं। क्यों? देन ही टोल्ड कि हम आमतौर पे एक दूसरे का हाइड आउट नहीं जानते हैं, कि आप किसी एक को पकड़ेंगे, इंट्रोगेट करेंगे तो दूसरे का हाइड आउट पर लीड करेगा, जो कि बात समझ में भी आई, ये सही है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कैसे मिलते हो? कहा वायरलेस सेट पे हम टाइम फिक्स करते हैं, और जब तुम फिक्स करते हो तो कितने देर में आता है? 15 मिनट में आ जाता। पैदल आता है, ऑटो से आता है, कभी पैदल आता है, कभी ऑटो से आता है। बातचीत करके हम लोगों ने ये जीरोइंग की कि है तो ये डाउनटाउन में ही, क्योंकि है इसी एरिया में, नहीं 15 मिनट में आ नहीं सकता। हाँ। कहा साहब सुबह 9:30 बजे वायरलेस सेट पे हम कॉल करेंगे, आप बात करना और पकड़ लेना। हमने कहा ठीक है, सवेरे की तो सवेरे देखेंगे। अभी ये बताओ कि तुम्हारा माल असबाब कहाँ है, मतलब तुम्हारी आर्मरी कहाँ है, तुम कहाँ से ऑपरेट करते हो, पहले तुम अपना हाइड आउट बताओ। तो काफ़ी करते कराते करीब 10 बजे रात को ब्रेक किया। उसने बोला छताबल के अंदर मेरा अंडरग्राउंड हाइड आउट है, एंड देयर इज़ वन मोर पाकिस्तानी, अगर आप चलते हो तो मैं ले चलूँगा, लेकिन वहाँ इनकाउंटर होगा। हमने कहा कोई बात नहीं। मैंने ये भी सुना कि आपने उससे ये भी कहा कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें नहीं पसंद है वो लिखो। हाँ, ये आपने कहीं, लगता है इस पर आपने रिसर्च किया हुआ है। वो इसलिए करना पड़ा कि वो बड़े मतलब अलादीन का चिराग जलाने वाली बात करता था, जैसे कि कुछ भी पूछिए तो स्ट्रेट जवाब दे नहीं पा रहा था, कश्मीरी में बोल नहीं पा रहा था। तो हमने कहा कि लगता है हमें इसके साथ थोड़ा सा कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा। तो एक क्लिपबोर्ड और कागज़ दिया। तो मैंने कहा एक कागज़ पे वो सारी चीज़ लिखो जो तुम्हें पसंद है, और दूसरे कागज़ पर वो सारी चीज़ लिखो जो तुम्हें पसंद नहीं है। उसने, वो स्ट्रेस में था, वो हमारे कब्जे में था, उसको जो मन में आया कोई 10-5 चीज़ लिखी। जो पसंद नहीं है उसमें पहली चीज़ लिखी कि मतलब मैं निर्वस्त्र होना पसंद नहीं करता। वह ये दुनिया में कोई नहीं पसंद करता, वो मतलब वो क्या पसंद नहीं करता। तो और पसंद वाली चीज़ उसने खाना, कीमा कबाब जो लिखा। और आपने उसको कहा कि नंगा तो पहले ही करना। तो हमने बोला यार हमारा उसूल है जो तुम्हें पसंद नहीं है वहीं शुरू करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है। तो मैंने कहा उसमें तुमने टॉप पे लिखा है ये चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है, तुम इसको नीचे लिखते। तो मैंने कहा गलती तुम्हारी है। एनीवे वी प्रोसीडेड फर्दर। उसने बोला कि आप मेरी नापसंद की चीज़ ना शुरू करो, बेशक गोली मार दो। तो हमने कहा उसे मिलेगा क्या, कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। तो हमने कहा हम गोली भी मारेंगे और पसंद वाली चीज़ भी करेंगे, फिर क्या होगा। फिर उसने अपना आइडेंटिटी डाइवर्स किया। तो उस रात जब हमने उसका हाइड आउट रेड किया तो किचन के अंदर स्पीकर, बड़े बड़े स्पीकर रखे हुए थे वॉल के अंदर। तो किसी के किचन में इतने साइज़ के स्पीकर नहीं होते, बड़ा अनयूजुअल है। स्पीकर जब हटाया तो उसके पीछे कोलैप्सेबल लकड़ी के शटर थे, जिनको सिंपली आप दबाएंगे तो शटर ऊपर हिंज पे था और नीचे से खुल जाएगा, यानी वन साइडेड हिंज था। तो हमको ये डर था नीचे दूसरा पाकिस्तानी ना हो। तो हमने टार्च वार जला के पहले मुतमईन किया कि ऐसा नहीं है। नीचे गए और नीचे का जो जखीरा देखा हमने, मेरी आँख खुल गई। मतलब इतना बड़ा
वेपन का डंप मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा था एक साथ। पूरा सामान हम बाहर लाए